हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि के अंतर्गत हम हिंदी के शिक्षण विधियों में देखें तो आपके लिए एक टॉपिक दे रखा है भाषा की दक्षता का विकास। भाषा की दक्षता का विकास जो टॉपिक दे रखा है, आज हम इस टॉपिक को यहाँ कवर करेंगे और कवर करने के साथ ही साथ आज हम इस टॉपिक को यहीं की यहीं याद भी कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको इस टॉपिक में 5 से 6 लाइन या 6 से 7 लाइन है और ये मोस्टली हो सकता है आपका 10 मिनट का वीडियो के आसपास रहेगा और 10 मिनट के वीडियो के अंतर्गत आपके 1 से 2 नंबर आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, भाषा की दक्षता का विकास। भाषा के बारे में सबसे पहले हम ये समझेंगे भाषा होती क्या है। तो देखिए, भाषा के बारे में आपको बता दूं, भाषा क्या होती है। भाषा यही होती है कि अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने क्या करना, प्रेजेंट करना और दूसरों के भाव एवं विचारों को अपने लिए क्या कर लेना, उन भाव एवं विचारों को समझ लेना। ठीक है, मतलब एक प्रकार का इंटरचेंज है। मैं कोई बात कहूँगा आप समझ पाएँ, आप कोई बात कहें मैं समझ पाऊँ, तब वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाता है। तब वो भाषा का एक माध्यम कहलाता है, एक अच्छा माध्यम होता है। तो देखिए दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। कौन सी धातु है? भाष धातु है। और भाष धातु का अर्थ होता है ध्वनित होना या प्रकट होना। क्या होना? ध्वनित होना या प्रकट होना। ठीक है, तो देखो, अर्थात मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरे के भाव एवं विचारों को क्या करना, समझना ही क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, भाषा के बारे में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं और उन परिभाषाओं को देखिए किस प्रकार से हम याद करेंगे। देखिए, पहली परिभाषा है प्लेटो की। बिल्कुल इनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इन परिभाषाओं को याद नहीं कर पाओगे। देखिए, ट्रिक्स क्या ट्रिक्स रहेगी प्लेटो के लिए। देखो, मैं आपको गणित की शिक्षण विधियां जब मैंने आपको कराई थी तो प्लेटो की एक परिभाषा आई थी कि गणित के बारे में। तो गणित के बारे में वो ये परिभाषा थी कि प्लेटो ये कहते हैं कि सुसुप्त आत्मा में चेतना का जो विकास करता है या डेवलपमेंट करता है, तब वो गणित कहलाता है। तो मैंने आपके लिए कोरिलेट किया था कि जब भी आत्मा से रिलेटेड कोई बात आएगी और ऐसा शब्द आपको कहीं मिल जाता है तो परिभाषा किसी में मानी जाएगी, प्लेटो की। तो देखिए, इस परिभाषा को पढ़ें कि विचार आत्मा की क्या है, मूक अभिव्यक्ति है। तो सबसे बड़ी बात बताइए कि जो हमारा विचार होता है, जो विचार है, वो आत्मा की मूक अभिव्यक्ति है जो होठों के माध्यम से क्या होती है, प्रकट होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पकड़ना है प्लेटो के माध्यम से। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आत्मा से रिलेटेड जो भी परिभाषा या जो भी बात आती है वो आप पकड़ लेना कि वो किसकी परिभाषा है, प्लेटो की परिभाषा है। ठीक है, तो विचार आत्मा की मूक अभिव्यक्ति है। किसकी मूक अभिव्यक्ति है? आत्मा की एकदम क्या है, मूक अभिव्यक्ति है। इस तरीके से आपको ये याद करना है। दूसरा, काव्यदर्श। इसका नाम क्या है? काव्यदर्श। काव्यदर्श। काव्यदर्श के अनुसार क्या परिभाषा है, पढ़ के देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा कि संसार में यदि भाषा की ज्योति ना होती तो सारा का सारा संसार क्या हो जाता, अंधकार में हो जाता। अब देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि दर्शन मतलब कोई चीज आपको कब दिखाई देती है, कोई चीज आपको कब दिखाई देती है, आपको कोई ना कोई चीज जब तो दिखाई देगी जब वहां पर क्या होगी, लाइट होगी। क्या होगी? लाइट होगी या ज्योति होगी, तभी तो आपको कोई ना कोई चीज दिखाई होगी। तो बस आपको यहां से यही पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना है? देखिए दोस्तों, काव्य दर्श अर्थात मतलब दर्शन, किसी चीज का दर्शन या दिखाई देना कब होगा, वहां पर क्या होगी, ज्योति होगी। कि यदि संसार में भाषा की ज्योति ना होती, तो किसकी ज्योति के बारे में बात करेंगे, ये संसार में भाषा की ज्योति ना होती तो सारा का सारा संसार है वो कैसा रहता, अंधकार में रहता। और बिल्कुल फैक्ट बात है, जहां पर आप ये कॉमन सी बात समझिए, जहां पर उजाला नहीं है, जहां पर ज्योति नहीं है, तो क्या वहां अंधकार नहीं होगा? बिल्कुल अंधकार होगा। तो देखिए, एक ऐसी परिभाषा ज्योति वाली बात पूछी जाती है। तो देखिए, इसको करेक्ट करें, काव्य दर्श। दर्श मतलब दर्शन होना। दर्शन किससे होंगे? आपका ज्योति से क्या होगा, दर्शन होगा। नहीं तो सारा के सारा संसार कैसा हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। तीसरी परिभाषा मैं आपको याद कराता हूं रामचंद्र वर्मा के अनुसार। रामचंद्र वर्मा के अनुसार पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या परिभाषा है कि मुख से उच्चारित होने वाले वर्णों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। तो देखिए, इसमें एक शब्द है मन की बात। क्या? मन की बात बतलाई जाती है। इस बात को आप पकड़ें। देखिए दोस्तों, हम मन की बात किससे करते हैं? मन की बात हम किससे करते हैं कि जैसे ये सारा संसार कैसा है, तुम सब लोग जानते हो। सारा संसार देखा जाए तो ऐसा लगता है कि
बाद में जैसे फीलिंग ऐसी आती है कि इस संसार में अपना कोई नहीं होता है भगवान के अलावा, यही फीलिंग आती है ना। तो देखिए आप इस बात को यहाँ से पकड़ें, रामचंद्र, रामचंद्र कौन है? भगवान है, सबको पता है भगवान श्री राम है। तो भगवान से जाकर के हम क्या करते हैं? अपने मन की बात करते हैं। मोस्टली जब ऐसा लगता है कि ना अपना माँ अपना है, ना बाप अपना है, ना भाई अपना है, कोई भी इस दुनिया में जब अपना नहीं है तो अपना हमको कौन लगता है? अपना हमको भगवान लगता है, और भगवान से हम जा करके अपने मन की बात करते हैं। तो देखिए रामचंद्र वर्मा के अनुसार यह है कि मुख से उच्चारित होने वाले वर्णों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। मन को कनेक्ट करेंगे किससे? भगवान से। कि मन की बात हम किसको बताएंगे? मन की बात हम बताएंगे किसको? भगवान को। तो वो परिभाषा किसकी मानी जाएगी? रामचंद्र वर्मा की परिभाषा मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको तीनों परिभाषा होंगे। प्लेटो में आप आत्मा ढूंढोगे, काव्य दर्शन मतलब दर्शन, दर्शन मतलब इसमें ज्योति ढूंढोगे, और रामचंद्र वर्मा में आप क्या ढूंढोगे? मन की बात ढूंढोगे। अब आज ये पतंजलि के अनुसार, पतंजलि ने क्या परिभाषा लिखी है? तो देखिए, वर्णों के द्वारा मन के भाव, विचार और अनुभवों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के लिए जो माध्यम है वो हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो एक जो परिभाषा है, इस परिभाषा में क्या है? वर्णों के द्वारा। आप एक शब्द समझ लें, इसमें से क्या करना है? पतंजलि में से जो आपको शब्द छांटना है वो है कि वर्णों के द्वारा मन की बात, वर्णों के द्वारा मन की भाव एवं विचार बताए जाने की बात कही जाएगी। ठीक है। मैक्स मुलर के बारे में देखिए कि भाषा प्रकृति की देन है, यह निसंदेह प्रकृति की क्या है? एक अंतिम रचना है। कैसी रचना है? कैसी रचना है? अंतिम रचना है, जिसे प्रकृति ने बचा करके रखा है। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने यह कहा कि मूल है, ये क्या है? जड़ है। ये क्या है? जड़ है। मैक्स मूलर है। तो देखो जड़ कहाँ होती है? जड़ हमारी कहाँ होती है? प्रकृति में तो होती है। किसी भी चीज़ की जो जड़ होंगी, जड़ देखा जाए, जैसे हमारी जड़ों की बात की जाए, हमारी जड़ क्या है? तो हम क्या करते हैं? प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि सब कुछ जो भी है किसका है? भगवान का है। इस यही तो डिपेंड होता है, जो भी सब कुछ है वो किसका है? भगवान है या प्रकृति है। तो मैक्स मूलर, भाषा प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है, प्रकृति की मूल है, और निसंदेह ये प्रकृति की क्या है? अंतिम रचना है। और ये भी मैक्स मूलर के अनुसार ये है कि जो रचना है ये भी कौन सी रचना है? एक अंतिम रचना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये 5 परिभाषा याद करनी है। तो देखो प्लेटो में आपको आत्मा ढूंढनी है, काव्य दर्श, दर्श मतलब दर्शन, दर्शन किससे होंगे? ज्योति से, तो ज्योति वाली सेंटेंस ढूंढना है। पतंजलि में आपको मैंने बता दूं, इसको याद कर लो, वर्णों के द्वारा मन के भावी में विचार बतलाए जाएंगे। किन के द्वारा विचार बतलाए जाएंगे? मन के द्वारा भावी में विचार बतलाए जाएंगे। रामचंद्र वर्मा में भगवान श्री राम से हम किसकी बात करेंगे? अपने मन की बात करेंगे। और मैक्स मूलर में ये बता दें, मूल मतलब क्या होता है? जड़। जड़ मतलब प्रकृति, जो भी है अपना मूल या जड़ क्या है? प्रकृति माना जाता है। प्रकृति की जो अंतिम रचना है वो भी क्या मानी गई है? भाषा मानी गई है। ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों ये जो भाषाओं से रिलेटेड टॉपिक है, या भाषा से जो रिलेटेड एक आपसे परिभाषा पूछी जाएगी हिंदी के शिक्षण में, आपको यहाँ से बिल्कुल याद कर लेनी है, और इन्हीं परिभाषाओं से एक परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक है उसको हम जल्दी से प्लस करते हैं, इसमें वो क्या टॉपिक रहेगा। देखिए दोस्तों, भाषा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, कि भाषा को सिखाने की कुछ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ हैं। वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए भाषा को सिखाने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ कितनी मानी गई हैं दोस्तों? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ मानी गई हैं 3। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं? पहली प्रवृत्ति है जिज्ञासा, दूसरी है अनुकरण, और तीसरी क्या है? अभ्यास। कि अर्थात बात यह है कि विद्यार्थी किन किन तरीकों से सीखता है। तो विद्यार्थी देखिए 3 प्रकार से भाषा को अच्छे तरीके से सीख जाता है। या पहली बात, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु। कि अर्थात मतलब विद्यार्थी के अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जानने की इच्छा है कि मुझे किसी कार्य को करना है, मुझे कुछ ना कुछ क्या करना है? सीखना है। तब वो क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। आफ्टर दैट क्या दे रखा है? अनुकरण। यदि विद्यार्थी उस सीखी हुई बात के पीछे अनुकरण करे तब वो क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। जैसे कि आप पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका बच्चा भी आपको देख करके इस तरीके से उंगली से करने लग जाता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। कि अर्थात बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है। और देख मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्मॉल बेबी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास।
कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए क्या होगा कि आप उस भाषा को सीखने लग जाओगे। ठीक है ना दोस्तों। तो भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां कितनी है? 3 है। अब आ जाते हैं भाषाओं की विशेषताओं के ऊपर। किसके ऊपर? भाषा की विशेषता। तो पहला है भाषा सभ्यता की क्या है? चितीरी है। भाषा सभ्यता की चितीरी। देखिए इससे मीनिंग क्या होता है? भाषा सभ्यता की चितीरी से मतलब है चित्रण करना। भाषा सभ्यता का क्या करती है? चित्रण करती है। जैसे कि हमारी भाषा आज से हजारों साल पहले कैसी रही, इस बात को हम देखना चाहें तो हमारी सभ्यताएं हैं वो हमें बता देती हैं, या हमारी जो भाषा है उस टाइम की जो भाषा है वो लिखी गई है तो हमारी सभ्यता को बता देती है कि उस टाइम पर ये हमारे यहाँ पर चलता था। ठीक है ना। तो भाषा सभ्यता क्या करती है? चित्रण करती है। भाषा संकेतों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? भाषा संकेतों के रूप में होती है। तो देखिए भाषा जैसे अ व श ए बी सी डी, इस प्रकार से भाषा किसके रूप में? संकेतों के रूप में ही होती है। ये हिंदी के संकेत हैं, किसके संकेत हैं? इंग्लिश के संकेत है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। भाषा क्या है? ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित होती रहेगी। जैसे कि पहले संस्कृत थी, संस्कृत का पाली, पाली का प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश, इस तरीके चल रही है। और वैसे ही देखा जाए आज हम प्रॉपर तरीके से हिंदी बोल रहे हैं। एक कोई ऐसी भाषा आ सकती है जो हिंदी से भी कुछ एडवांस लेवल की हो, थोड़ी सी अच्छी भाषा हो, जो बोलने में सरल हो, लिखने में सरल हो, तो उस भाषा का भी पता नहीं हजारों साल के बाद या 500 साल के बाद आविष्कार हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील रहेगी। भाषा एक कला है। भाषा अपने आप में क्या है? एक आर्ट है। भाषा अपने आप में एक कला है कि देखिए जिस भी विद्यार्थी को या जिस भी व्यक्ति को भाषा को रिप्रेजेंट करना अच्छे तरीके से आता है तो देखिए वो क्या करेगा। यदि भाषा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर लेगा तो देखिए वो क्या कमाएगा? अच्छे तरीके से पैसे कमाएगा। तो पैसा कमाना उसके लिए क्या हो गया? एक आर्ट हो गया। ठीक है ना। अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी क्या है? एक अच्छी एक आर्ट है। तो एक भाषा एक क्या है? कला है। भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। इस बात को समझ सकते हैं। भाषा जो भी अर्जित की जाती है वो किसके द्वारा? वही अनुकरण के द्वारा की जाती है। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2। पहला कौन सा? लिखित, और दूसरा कौन सा? मौखिक। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आएगा, इसको स्टार लगा लेना। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप हैं, एक तो लिखित, एक मौखिक। देखिए एक तो हम किसी भाषा को लिख करके बता सकते हैं कि हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। एक तो आप लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक आप उससे मौखिक रूप से कह करके इस बात को कह सकते हो कि भाई मैं आपसे इस काम की कह रहा हूं। तो देखिए भाषा के 2 रूप हैं, एक तो लिखित और एक क्या होता है? मौखिक। भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ये बात मैं बता दूं। भाषा कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से चेंज हो रही है तो ये होती चली जाए, कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। भाषा किसी के बाप की बापोती नहीं है। भाषा क्या है? किसी की पैतृक नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दी हुई रचना है, हमारे शास्त्रों के द्वारा दी गई भाषा है। ठीक है ना। तो किसी पैतृक संपत्ति नहीं। भाषा भौतिक परिवेश के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए भाषा भौतिक परिवेश के ऊपर डिपेंड करेगी कैसे? कि जैसे कि हमारा ये क्षेत्र भरतपुर क्षेत्र है तो भरतपुर क्षेत्र की भाषा अलग है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ब्रज क्षेत्र की भाषा अलग है, और थोड़ा पीछे की साइड में आए जैसे जयपुर की साइड में चले तो ढूंढाड़ी बोली जाती है, और जयपुर से और ऊपर चले जाए तो वहाँ पर क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। तो देखो समय के चेंज होने और भौगोलिक स्थिति के चेंज होने के साथ साथ वहाँ की भाषाएं क्या हो जाती हैं? समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाती है। देखिए दोस्तों मैं आपको यही बता दूं यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा भाषाओं की विशेषताओं को लेकर के, कि निम्न में से कौन सी भाषा की क्या नहीं है? विशेषता नहीं है। यहाँ से आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, 4 में से एक सेंटेंस आपके लिए क्या दे रखा होगा? गलत दे रखा होगा, और एक गलत की पहचान जब ही होगी जब हमें इसको नोट्स को अच्छे तरीके से हमने पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों आपकी जो मोटी मोटी विशेषताएं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर करा दी हैं, और आपको पूरे शिक्षण विधि को टॉपिक बाय टॉपिक प्लेलिस्ट बना करके मेरे चैनल पर आपको बताया जा रहा है। आप वहाँ से जा करके आप इनको कवर कर सकते हैं, और मैं आपसे दावा कर रहा हूँ जिससे आपका जो स्कोर है आपका 45 से आपका अंडर 50 पाएंगे, 45 से 50 के बीच में आप शिक्षण वीडियो क्या कर पाएंगे? कवर कर पाएंगे। आप उन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी हमारा नोट्स है, ये जो हमारा नोट्स है, इस नोट्स को आप मंगा सकते हैं, इसकी PDF आप मंगा सकते हैं। इसकी PDF के लिए आप क्या करें? एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके इस हमारे नोट्स को PDF को मंगा सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने इसको मंगाना स्टार्ट कर दिया है, कुछ विद्यार्थियों ने इस मतलब नोट्स को स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी इस वीडियो उसको नोट्स को मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। और यदि हमारे किसी कंटेंट में आपको थोड़ी सी कमी लगती है तो हम आपको उसको और उसका वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे क्या है, ये रीट की परीक्षा को देखते हुए मुझे लगता है ये काफ़ी सारा इनफ है, इसीलिए जो आपके लिए इनफ है मैं आपके लिए टॉपिक को करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो भी समस्या आती है उसके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे लिए आप दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहें, इसी प्रकार से शिक्षण विधियों का पढ़ते रहें।